नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के इस स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में रोज मिल रहे कोरोना के मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों को अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड नहीं थे, न दवाइयां और न ऑक्सीजन की कमी की अगर बात करें तो उससे भी लोगों की जानें गई। अभी हाल ही में वायरल फीवर के दौरान भी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खुल गई थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हम तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं? दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता चलने के बाद कई देश खौफ में हैं। कोरोना की खौफनाक दूसरी लहर देखने के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा से भी खतरनाक बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में भयावह दूसरी लहर आई थी। अब तक ओमिक्रॉन 15 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। अगर ये वेरिएंट भारत में फैलता है तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी लहर के दौरान भारत में हॉस्पिटल बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से लेकर दवाओं की कमी से लोगों को जूझना पड़ा था। हाल ही में वायरल फीवर के दौरान हजारों बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसने अस्पतालों की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। ग्वालियर में एक बेड पर 3-3 बच्चों को भर्ती किया गया था। भोपाल, जबलपुर में एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा था। तो इंदौर में भी बच्चों के सभी अस्पताल फुल हो गए थे। रतलाम में तो बेड फुल होने की वजह से जमीन पर लेटाकर इलाज करना पड़ रहा था। अब जब कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है तो भारत में भी तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सामने आ रहे पॉजिटिव केस को लेकर सरकार चिंतित है। बुधवार को एमपी के डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा, अभी कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन सावधान रहें वरना हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं। आज सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां बहुत संकट वाली हो जाएंगी। सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन की तैयारियां करने की बात तो कह रही है, लेकिन ये तैयारियां नाकाफी हो सकती हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां प्रशासन ने 51 अस्पतालों में 5200 मरीजों को एक साथ इलाज देने का इंतजाम कर रखा है। इनमें से 1500 आईसीयू बेड हैं। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट 100 दिन में जितना फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल रहा है। ऐसे में यदि भोपाल में हर दिन 500 नए संक्रमित आए तो 5200 बेड महज 10 दिन में ही भर जाएंगे। यदि बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित हुए तो शहर के अस्पतालों में सिर्फ 30 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर हैं। 703 बेड इनमें रिजर्व हैं। इनमें से 458 आईसीयू बेड हैं। आपको बता दें, जबकि 251 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड यहां पर उपलब्ध हैं। ऐसे में सरकार ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है? जहां अभी केस मिल रहे हैं उन जिलों में क्या तैयारियां हैं? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की कितनी उपलब्धता है? पहली और दूसरी लहर के दौरान कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी और तीसरी लहर के दौरान हम कितने अस्पतालों में बेड की जरूरत हो सकती है? हमें इन तमाम सवालों की हकीकत जानने और हमारे प्रदेश के अस्पताल तीसरी लहर से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, इसके लिए प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह अस्पतालों में तैनात हैं, जहां से हम सही, सटीक और जो आंकड़े उपलब्ध हैं, चाहे वो बेड्स के अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, वो तमाम चीजें हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम से, ताकि सरकार भी चेते, प्रशासन भी, और सिस्टम को दुरुस्त करने की अगर जरूरत पड़े या और भी व्यवस्थाएं बढ़ाने की जरूरत पड़े तो अभी समय रहते वो कर ली जाए, वरना ऐन मौके पर बाकी जगहों पर भी जब हालात बिगड़े थे, पिछली बार आपको याद होगा, तो सभी राज्य ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। और अब जब हम देख रहे हैं कि आने वाला समय जब परिस्थिति ज्यादा बिगड़े तब हम जागे, उससे बेहतर है कि पहले ही आप हालातों को समझें, प्रशासन समझे, आप खुद जागरूक हो कि आने वाले समय में अगर हमने लापरवाही बरती या अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं इस बार ना हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बार बार बच्चों के लिए कहा जा रहा है। अंकुर अध्वर्य हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद हैं। ओवर टू यू अंकुर। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण आज किया जा रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, आज ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को देखा जाए।
मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं उनकी सबकी हम लोग आज ट्रायल कर रहे हैं। पूरे 6 घंटे उनको चलाएंगे। प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी बन रही है, प्योरिटी है, एंड जहाँ पर हमको पहुँचाना वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं। तो इसलिए मध्य प्रदेश के सभी ऑक्सीजन प्लांटों को आज हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। और आज वैक्सीनेशन का महाअभियान भी है, तो मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन के लिए भी पूरी तरीके से जो लोग छूट गए हैं वो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। सेकेंड डोज के लिए जो पात्र हुआ है, फर्स्ट के लिए किसी तरीके से छूट गए वो भी आज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों को संबोधित किया है कि सब लोग जागरूक रहें और सब लोग सावधानी बरतें, मास्क लगा कर रखें, सब लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बंद जगह पर कहीं ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे ना हो, पूरा लोगों को सावधानी बरतना। सर, इसके अलावा और क्या सख्ती करने की जरूरत है? नहीं, मेन जो है आज की तारीख में ये है कि लोग 100% लोग पूरा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन के लिए जो छूट गए पात्र हैं वो वैक्सीन लगवाएं। अगर हमने सारे प्रोटोकॉल कोविड के पालन करे, हमने पूरी सावधानियां बरती तो कोई कोविड नहीं आएगा फिर डर ये, क्योंकि हमारे लिए बचाव के लिए हमें पूरी सावधानी बरतना होगी। इसके लिए सरकार भी पूरी तरीके बाकी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की हम बात करें, चाहे आईसीयू के बेड की हम बात करें, चाहे ऑक्सीजन लाइन बिछाने की हम बात करें, चाहे हम मेडिसिन की उपलब्धता की बात करें, ये सब में सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन लोग तो अंकुर ने प्रभुराम चौधरी जी से बात की, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश, जिन्होंने बताया कि हम तैयारियां पूरी हैं, लेकिन तैयारियों के साथ साथ आपकी जागरूकता की भी बेहद जरूरत है। सेकंड डोज की बहुत ज्यादा आपका विशेष ध्यान आपका होना चाहिए कि आपने अगर सेकंड डोज नहीं कंप्लीट किया है तो आप सेकंड डोज ले लें, ताकि और कोरोना प्रोटोकॉल का अगर आप पालन करते हैं तो किसी भी तरह की परिस्थितियां नहीं बिगड़ेंगी। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का, जिनसे लगातार हमारे संवाददाता अंकुर बात कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश को लेकर तो हालातों को खुद बता रहे थे प्रभुराम चौधरी जी, लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि अभी हम उतने तरीके से तैयार नहीं हैं कि हम तीसरी लहर से लड़ सकें। और खासतौर पर प्रशासन का फोकस फिलहाल जिस तरह से कोरोना को लेकर या ओमिक्रॉन को लेकर जो नए केसेस सामने आ रहे हैं, जो कहें कि कोरोना बढ़ रहा है, फिलहाल ओमिक्रॉन का कोई संकट देश पर नहीं है, लेकिन हम किसी तरह के हालात ना बिगड़े उसके लिए कितने तैयार हैं, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। ग्राउंड रियलिटी जानने की मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभुराम चौधरी जी का साफ कहना कि व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का आप बिल्कुल तरीके से पालन करते हैं तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी। लेकिन अगर हालात नहीं संभले, लोग नहीं संभले, तो क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। इंदौर से हमारे साथ कपिल बने हुए हैं। देखिए, इंदौर भी इन दिनों हॉटस्पॉट ही ऐसे कहेंगे, क्योंकि लगातार इंदौर भोपाल से भी केसेस बढ़कर सामने आ रहे हैं कोरोना के। कपिल, क्या कुछ व्यवस्थाएं इंदौर में अस्पतालों में हैं? तीसरी लहर से लड़ने के लिए पर्याप्त इंतजाम है या नहीं, और नहीं है तो प्रशासन अब तक इस ओर ध्यान नहीं क्यों नहीं दे रहा है? हमने पहली और दूसरी लहर में देखा है कि दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर से जूझ रहे थे लोग भागे भागे फिर रहे थे कि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। अब तीसरी लहर का संकेत हमें मिल रहा है, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार? कपिल, बता दिया जाए कि तीसरी लहर को लेकर इंदौर का प्रशासन जो पूरी माकूल व्यवस्था किया हुआ है। और यहाँ पर इंदौर में एक ही बच्चों का हॉस्पिटल है, जैसे कि चाचा नेहरू एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ पर पिछली बार को देखते हुए, पिछले कोरोना को देखते हुए जो एक बेड पे 3-3 बच्चों को का बाग बनाया गया हुआ है और ऑक्सीजन को लेकर यहाँ प्लांट भी लगाया गया है। और इंदौर के कलेक्टर ने 25 से ज्यादा निजी हॉस्पिटलों को आदेश किया गया है कि यदि परिस्थिति और बिगड़ती है या इंदौर में बच्चों की संख्या बढ़ती है तो इसको लेकर उनको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। काफी सतर्क प्रशासन और लगातार मीटिंग्स भी की जा रही हैं
ये भी बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स पर चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई नेगेटिव भी पाया जा रहा है तो उसे भी क्वारंटीन में रखा जा रहा है। तो ये तो इंतजाम किया ओमिक्रॉन को रोका जाए, लेकिन सवाल वही कि हमने देखा इंदौर में बेड्स की व्यवस्था बच्चों के लिए कितनी है। बच्चों के लिए खासतौर पर फोकस इसलिए क्योंकि सेकंड डोज तो हम देख रहे हैं कि सभी ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अब तक सेकंड डोज अगर आपने नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। लेकिन बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन का इंतजाम नहीं है। बच्चों पर अगर ये इफेक्ट करता है तो बच्चों के डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में क्या कुछ तैयारियां हैं? कपिल, देखिए, बच्चों का डिपार्टमेंट को लेकर प्रशासन यहाँ बहुत सख्त है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी लगाया गया है। इसका कल ही उद्घाटन होने वाला है। 80 लाख से ऊपर का ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ इंदौर में चाचा नेहरू हॉस्पिटल में तैयार किया गया है और 80 से 100 बच्चों को एनी टाइम यदि कोविड से बच्चे आते हैं तो उसको लेकर यहाँ उनका इलाज किया जा सकता है। और यही इंदौर जिला प्रशासन ने ऐसे 25 हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल चिन्हित किए हैं, जिसमें एक हॉस्पिटल में 5 से 10 बेड बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कपिल, एक चीज और कि हमने इंदौर में भी देखा, भोपाल में भी देखा कि रेमडेसिविर को लेकर, इंजेक्शंस को लेकर काफी मारामारी थी और ऐसी कोई स्थिति होती है तो ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां, इंजेक्शन, इनकी क्या इंतजाम होंगे? इनको लेकर कोई भी खबर अंदर से आ रही है? हाँ जी, मैं बता दूं कि इंदौर का पिछला जो कार्यकाल, जो पिछला कोविड का समय जो रहा, बड़ा गंदा रहा, गंदा महसूस किया इन लोगों ने, जिसके चलते हुए दवा और इन दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सारे मेडिकल एसोसिएशन और दवाइयों को लेकर कलेक्टर ने यहाँ बैठकें लेना शुरू कर दी है और ताकि कोई भी किसी प्रकार की किसी भी कमी को इंदौर महसूस न करे। जी, बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी देने के लिए। तो इंदौर में तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से हैं, लेकिन खासतौर पर पीडियाट्रिक्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, बच्चों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड डोज तो हम बड़ी ले सकते हैं, यानी 18+, और जो छोटे हैं उनके लिए क्या तैयारियां होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आंकड़े देखिए तो आंकड़े परेशान करने वाले होते हैं। देखिए, बच्चों में अगर ये संक्रमण फैलता है तो व्यवस्थाएं क्या है? 30 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर हैं। मैं भोपाल की अगर बात करूं, भोपाल के आंकड़े अगर आपको बता दूं तो 30 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर यहां पर हैं, 703 बेड रिजर्व है, इनमें से 458 आईसीयू बेड्स हैं, जबकि 251 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड हैं। ऐसे में सरकार ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए कितनी तैयार है? ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो मेडिसिन जो कोरोना के समय पर हमने देखा था किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही थी, और ये जो दवा माफिया, इनकी जो चांदी हो गई थी, ये अब ना हो इस बार। इसको लेकर पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, लगातार इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। ओमिक्रॉन को रोकना है तो सिर्फ यही एक तरीका है कि हम और आप जागरूक रहें, हम और आप गंभीरता से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं, उसे सावधानी रखते हैं, तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये खुद स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश प्रभुराम चौधरी कह चुके हैं। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन की इस पर क्या तैयारियां? देखिए, अलग अलग देशों में 14 ऐसे देश हैं जहां पर अब तक ये ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है, और उसके अलावा भी आपको ये बता दें कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी बेहद खतरनाक है। यानी अगर डेल्टा वेरिएंट 100 दिन में फैलता है तो ओमिक्रॉन 15 दिन में फैलता है, इतना अंतर है। और अगर इसी हद से या इसी टाइम ड्यूरेशन से अपने पैर पसारता है तो भोपाल में हर दिन 500 नए केसेस आ सकते हैं। नागदा से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए, हमें बताएंगे कि नागदा में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं राशिद, और इसके अलावा सेकेंड डोज को लेकर बच्चों के विभाग यानी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, इनकी क्या तैयारियां हैं परिस्थितियों से निपटने के लिए? नागदा से राशिद हमारे साथ बने हुए। राशिद, बताइए। जिस तरह से पारुल हमने देखा था कि सेकंड लहर के अंदर किस तरह से तबाही पूरे देश में मची थी और कितने ही लोग ऐसे थे जो कोरोना की महामारी के चलते चले गए थे, उसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर काफी कुछ तैयारी करी थी। सेकंड लहर में ऑक्सीजन की जो कमियां थी उसके लिए काफी लोगों ने यहाँ पर, प्रशासन के अधिकारियों ने, प्रशासन ने मुस्तैदी से काम करते हुए यहाँ पर प्लांट ऑक्सीजन के लगाने शुरू करे थे, जो आज की तारीख में कंप्लीट यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के प्लांट है वो लगभग पूरी तरह से तैयार है। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो कोरोना के जो आने वाले जो मरीजों की अगर हम बात करें
तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एक शासकीय हॉस्पिटल था जो डिस्मेंटल कर दिया गया और जो कोविड सेंटर जो हॉस्पिटल बनाया गया था उसको अब उस हॉस्पिटल में वहाँ के जो जितने भी मरीज थे उनको शिफ्ट किया गया है। तो इसलिए वहाँ पर जो किस तरह से अब यहाँ पे व्यवस्था पूरी तरह किस तरह से प्रशासन देखेगा ये आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि पहले जब हमने देखा था कि यहाँ पर तकरीबन 70 से ज्यादा मरीज यहाँ पर उनका कोरोना का इलाज किया जा सकता था और जो आईसीयू यहाँ पर जो थे उनको करीब पूरी तरह से उनको तैयार किया गया था। लेकिन अब आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि जो ओमिक्रॉन की जो तीसरी आने की जो आशंका जताई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है वो हमें देखने को मिलेगा। और हमारे साथ यहाँ पर पारुल जो बीएमओ अधिकारी कमल सोलंकी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ तीसरी तैयारी के लिए करी है और जिस तरह से दूसरी जो कोरोना की लहर के अंदर जहाँ पर परेशानियां हुई थी, लोगों की जाने गई थी, तो उसमें तीसरी लहर के लिए इन्होंने क्या तैयारी करी। सर जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी तीसरी तैयारी की आपने तैयारी करी। बिल्कुल, हमने जो सेकंड लेयर में जो तैयारियां की थी उसको और अपग्रेड करते हुए हमारे यहाँ पे जो बीमा हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट है जो 250 एलपीएम की क्षमता का, इसी तरह से एक सिविल हॉस्पिटल नागदा में 200 एलपीएम का प्लांट है। तो उन दोनों प्लांट की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग तैयार हैं। और इसी तरह से लास्ट जो सेकंड लेयर में हमने बीमा हॉस्पिटल में 72 बेड्स जो थे कोविड के लिए आरक्षित किए थे वो वर्तमान में भी हैं, क्योंकि अभी हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है बीमा में संचालित किया जा रहा है, तो उसे देखते हुए हमें ये तैयारी करना है कि हम ये व्यवस्था रखें कि हम जब लहर आती है तो हम वो 72 बेडों का उपयोग कर सके, क्योंकि हमारे पास जनरल मरीज भी वर्तमान में बीमा हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो उन जनरल जो मरीज हैं जैसे ऑपरेशन के हैं, लेबर पेशेंट, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग पृथक से व्यवस्थाएं इसी हॉस्पिटल में करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बच्चों को लेकर काफी पेरेंट्स काफी वो है और अभी देखने में भी आया कि प्रदेश शासन ने उनको 50% कर दिया वापस क्लासेज जो 100% चालू करी थी, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर क्या तैयारी करी है? बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने पिछली बार भी एक भेजा था मैन पावर के लिए और एचआर के लिए कि यहाँ पे एक आईसीयू हो बच्चों का भी और एक डॉक्टर भी हो। तो हमने शासन से इस संबंध में पत्राचार कर चुके पिछली बार, तो वो और इस बार अब फिर से कर लेंगे हम लोग। तो पारुल, जिस तरह से अभी बच्चों के लिए यहाँ पर इस तरह से कोई प्रिपरेशन नहीं है, प्रशासन की तरफ से अभी तक इस तरह से कोई आदेश नहीं आया है कि यहाँ पर कोई बच्चों के लिए जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके लिए कोई इलाज के लिए इस तरह से कोई प्रिपरेशन हो सके। जी पारुल, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। तो नागदा से राशिद हमें जानकारी दे रहे थे, उनके साथ बीएमओ भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरी मुस्तैदी से तैयारियां हैं और बच्चों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी तमाम जगहों पर प्रशासन अलर्ट पर है। लेकिन ये हमें जवाब पहली दूसरी लहर में भी मिले थे जब हमने ये सवाल किया था कि पहली लहर में हालात बिगड़े, दूसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां, तब भी हमें इसी तरह के जवाब मिले थे। हकीकत क्या है, आंकड़ों के साथ हमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारियां मिले तभी, और हम खुद भी उसको मॉनिटर करते रहे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। क्योंकि देखिए, बेड्स का अवेलेबल होना ये बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन बेड्स का अवेलेबल होना, वेंटिलेटर्स का अवेलेबल होना, क्योंकि जब कोरोना अटैक करता है तो सबसे ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, इम्यूनिटी पर ध्यान दें। यानी अब तक हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा खाना ध्यान में रख रहे थे, काढ़ा या फिर आयुर्वेदिक चीजें, इन चीजों का भी हम ध्यान रख रहे थे, इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रयोग कर रहे थे, या फल हम ऐसे ले रहे थे जिससे हमारे सेहत बनी रहे, योग व्यायाम भी हम कर रहे थे। अभी भी हमें वही चीजों को ध्यान में रखना है। जबलपुर की हम बात कर लेते हैं। जबलपुर में भी पॉजिटिव केस जो आ रहे हैं वो भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन तीसरी लहर को लेकर जबलपुर में कितनी तैयारियां, जबलपुर में हम देखा था कि विस्फोटक आंकड़े थे। और मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष से हम जान लेते हैं कि जबलपुर में क्या कुछ इंतजाम है तीसरी लहर को लेकर। मनीष, बच्चों को लेकर अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या कुछ इंतजाम हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, और ऑक्सीजन के अलावा दवाइयों की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम चीजें बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है जो स्वास्थ्य विभाग है या प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और कहीं ना कहीं ये दावा भी किया जा रहा है बैठकों के बाद जब बातचीत अधिकारियों से होती है तो अधिकारियों का कहना है कि हमने तीसरी जो वेव है, जो लहर है, उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जो समस्याएं और जो हमने देखा था, जो समस्याएं हमको दूसरी लहर में हमें देखने मिली थी, वो लहर तीसरी लहर में वो समस्याएं हमें देखने नहीं मिलेंगी। जैसे ऑक्सीजन की कमी एक सबसे बड़ी वजह बनी थी, जो जिससे काफी लोगों की जान भी गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अब ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ जबलपुर में
लगाए जा चुके हैं, उनका निरीक्षण भी अब लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि तीसरी लहर का खतरा चूंकि बढ़ गया है और बच्चों में, और अभी तक मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है, और जो नया वेरिएंट है उसका खतरा और ज्यादा देखा जा रहा है, तो उस वजह से भी अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जैसा आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी सभी की बैठक ली है क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की, तो उसमें भी ये देखा गया और निर्देश, जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए गए हैं। व्यवस्थाएं अभी तो जो दावे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर जो हाल अगर सेकेंड वेव में हुआ था पारुल, अगर तीसरी वेव अगर उस तरह से अगर होती है तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन या शासन इसको संभाल पाएगा। उसके लिए नागरिकों को ही सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, मास्क लगाने होंगे, डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी जाके कुछ बात बन सकती है। नहीं तो जिस तरह से सेकेंड वेव ने कोहराम मचाया था, वो कोहराम अगर थर्ड वेव अगर आ जाती है तो वो कोहराम फिर से देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मनीष। तो सतर्क रहना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना आपके आसपास है। जितना आप कोरोना से बचेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, उतना हम ये तमाम नए नए वेरिएंट से बचे रहेंगे। हमने शुरुआत में भी कहा था और अब भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अभी भी आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, पहला डोज दूसरा डोज तो प्लीज ले लीजिए, ताकि आप वैक्सीनेट हो जाएं और कोरोना से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है वो तैयार हो जाए। उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, अच्छा खान पान रखिए, व्यायाम कीजिए और उन चीजों का सेवन कीजिए जो आपको हेल्दी रखें, फिट एंड फाइन रखें। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कहीं पर भी भीड़, देखिए खुद मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि हम कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं, और बंद हो गए तो सबसे ज्यादा आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि काम बंद हुआ यानी अर्निंग्स बंद हुई, फिर उसके बाद दोबारा हम अर्थव्यवस्था हमारी बेपटरी होगी, जिंदगी बेपटरी होगी। और ऐसे हालात ना हो, पहले की तरह हमें घर में ना लॉकडाउन करके बिठा दिया जाए। इसलिए आप खुद इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना है और गाइडलाइंस का पालन करना है। उसके बाद प्रशासन से तो हम सवाल कर ही रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां प्रशासन की, अस्पतालों में और तमाम जगहों पर तीसरी लहर से फाइट करने के लिए हम कितने तैयार। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।